हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस रिसर्च मैथोडोलॉजी का यूनिट नंबर 5। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आता है टाइप ऑफ रिपोर्ट इन अ बिजनेस रिसर्च। देखो, रिपोर्ट क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई हमने चीज़ फाइंड की है या हम किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो सब ये कंटेन करता है। और ये इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च के बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं। इसका मेन एम होता है कि ऑडियंस को मतलब चीज़ें हम इंफॉर्मेशन जो है जिसके लिए भी हमने रिसर्च किया उस तक पहुंचा सके। यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट। सबसे पहले हम रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन देखते हैं फॉर्मेलिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले है फॉर्मल रिपोर्ट। फॉर्मल रिपोर्ट स्ट्रक्चर्ड होती है जिसमें प्रॉपर सेक्शंस होते हैं, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मैथोडोलॉजी और रिजल्ट। और ये अकेडमिक रिसर्च या ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल जैसे एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। दूसरी आती है नॉन इनफॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती है? सिंपल कैजुअल फॉर्मेट इनका होता है, जैसे मेमोज, ईमेल या शॉर्ट समरी वगैरह लिख दी होती है। और ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, जैसे सेम ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को दिया जा रहा हो। ठीक है, देन हम देखते हैं फंक्शन के बेसिस पे। तो पहली है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ पे हम कोई फैक्ट प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनालाइजिंग और रिकमेंडेशन, मतलब प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फैक्ट्स वगैरह। ठीक है, ये फोकस करती है प्रेजेंट करने के लिए क्लियर डेटा, मतलब जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेटा क्लियर होना चाहिए। जैसे सेल्स रिपोर्ट दे दी, अटेंडेंस रिपोर्ट दे दी। अब सेल्स रिपोर्ट या अटेंडेंस रिपोर्ट में हमने कोई रिसर्च थोड़ी किया है, हमने बस जो भी डेटा था सेल्स का वो उठा के दे दिया। देन आती है एनालिटिक रिपोर्ट। यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन निकाल के उसका या कंक्लूजन निकाल के उस रिपोर्ट को बना के देते हैं। जनरली जैसे मार्केट रिसर्च रिपोर्ट या सॉर्ट एनालिसिस कर लिया। देन रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट क्या है? जो साइंटिफिक या बिजनेस रिसर्च हमने करी है उसके रिजल्ट हम इसमें लिखते हैं और इसका सिस्टमैटिक फॉर्मेट होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, फाइंडिंग, कंक्लूजन। या अकेडमिक थीसिस या कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी जैसे हमने किया उसके लिए होती है। देन फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे कितनी बार बनी है। तो पहला है पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होती है? एक रेगुलर इंटरवल के टाइम पे बनती रहती है, जैसे मंथली, वीकली या क्वार्टरली बन गई है और इसका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। देन आता है स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक बार प्रिपेयर होती है किसी स्पेसिफिक इवेंट या इशू में। इसका कोई रूटीन नहीं होता, इसका यूनिक पर्पस कोई होता है, जैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब एक बार कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी एक ही रिपोर्ट तो बनेगी ना, ये थोड़ी डेली तुम उसकी रिपोर्ट बनाने भेज जाओ, है ना। फिर आता है बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पे सबसे पहला इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है और एक कॉन्फिडेंशियल होती है और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक भी होती है, जैसे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको पब्लिकली तो दिखा नहीं देंगे वो लोग, तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है। देन एक्सटर्नल रिपोर्ट, ये प्रिपेयर की जाती है ऑडियंस के लिए ही, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ज़्यादा फॉर्मल और डिटेल होती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स की या रिसर्च रिपोर्ट टू क्लाइंट। अब की एग्जाम्पल वर्सेस रिपोर्ट टाइप मैंने पूरा यहाँ समरी दे रखी है, एक बार रोक के पढ़ लेना, ये रिवीजन के लिए भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हमने बनाई, अच्छे से लिखी, वही ज़रूरी नहीं है बट उसको अच्छे से प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, और कैसे प्रेजेंट होगी वो भी ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट रहता है? तो एक स्टैंडर्ड रिसर्च या बिजनेस रिपोर्ट जो है वो जनरली स्ट्रक्चर्ड उसका फॉर्मेट होता है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होता है। पहले होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज के अंदर रिपोर्ट का टाइटल, एकेडमिक मतलब जिसने रिसर्च किया, इंस्टीट्यूशन या डेट लिखा होता है। देन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है कि ये सारा वर्क जो है वो ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया है। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, सपोर्ट किया है, उन्हें थैंक यू बोला जाता है। देन एब्स्ट्रैक्ट या समरी। यहाँ पे ब्रीफ समरी दी जाती है रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेथड, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन वगैरह। फिर टेबल ऑफ कंटेंट। हम ना पेज नंबर के हिसाब से सारा लिख के देते हैं कि इस पेज पे हमने ये लिखा है, इतने पेज से इतने पेज तक हमने ये सेक्शन कवर किया है। देन मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब पर्पस, बैकग्राउंड या स्कोप क्या है स्टडी का। देन लिटरेचर रिव्यू, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा है इस रिसर्च के लिए। देन मैथोडोलॉजी। मैथोडोलॉजी मतलब कैसे हमने डेटा कलेक्ट करा, एनालाइज करने के मेथड क्या थे। देन डेटा एनालाइज रिजल्ट, यहाँ पे हम अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं, चार्ट टेबल की फॉर्म में स्टैट की हेल्प से हम फाइंडिंग्स लिखते हैं कि क्या क्या हमने फाइंड किया। देन डिस्कशन, यहाँ हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, मतलब जो हमारी फाइंडिंग आई है उनको इंटरप्रेट करके बताते हैं या उन्हें हाइपोथेसिस से लिंक करते हैं। देन कंक्लूजन, अब हम समरी प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं या क्या क्या लिमिटेशन रह गए हैं वो बता रहे हैं।
देन बैक मैटर में क्या लिखते हैं हम, रेफरेंस, जितनी भी सोर्स हमने यूज़ की हैं, जो या भी साइटेशन में यूज़ किया है वो सब लिख देते हैं, और सप्लीमेंट्री मटेरियल भी लगा देते हैं। देन प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, अगर जब हम प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे होते हैं रिपोर्ट को तो उसमें क्लियर स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है, मतलब सेम फॉन्ट, लाइन, स्पेस वगैरह सब सेम रहता है, हम विजुअल टूल्स का यूज़ करते हैं और एक लॉजिकल फ्लो में ये होती है, ठीक है। देन एक आते हैं हमारा रेफरेंस इन रिपोर्टिंग। रेफरेंसिंग क्या होती है, रेफरेंसिंग का मतलब है कि हम एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं सोर्स को, मतलब कहाँ से हमने वो डेटा कलेक्ट किया है वो हम दे रहे हैं। अब देखो क्या है, अगर मैंने रिसर्च की है तो मैंने कहीं से वो लाइन पढ़ी है, तो मैं किसी और का अगर डेटा अपने रिपोर्ट में यूज़ कर रही हूँ तो वो तो प्लेगरिज्म हो जाएगा। अब इस प्लेगरिज्म को हटाने के लिए रेफरेंसिंग का यूज़ किया जाता है कि जहाँ से भी मैंने वो डेटा लिया है ना, मैं उसकी सोर्स का बता दूंगी कि मैंने यहाँ से लिया है। जैसे ये इंश्योर करते हैं कि आप अकेडमिकली ऑनेस्ट हो, क्रेडिबिलिटी और प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जाता है। कॉमन स्टाइल क्या है इसके रेफरेंसिंग है, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, ये जनरली सोशल साइंस या बिजनेस या साइकोलॉजी में यूज़ होता है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन दी जाती है ना, उसमें ऑथर का नाम और ईयर लिखा जाता है और लास्ट में लिस्ट में पूरा नाम लिखा जाता है। जैसे बुक के अंदर अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं पहले क्या लिखूंगी, ऑथर का नाम लिख दिया और ईयर 2016, और लास्ट में फिर जब मैं लिख रही हूँ तो पूरा मैंने जर्नल, आर्टिकल सब कुछ बता दिया उसका। देन शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, यहाँ ये हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, बिजनेस में यूज़ किया जाता है। इसमें 2 फॉर्मेट होते हैं, नोट एंड बिब्लियोग्राफी और ऑथर डेट। नोट एंड बिब्लियोग्राफी अलग होता है, ऑथर डेट अलग होता है, और यहाँ पे फुट नोट स्टाइल यूज़ किया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट मार्केटिंग, पूरा नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे एडिशंस लिख दिया। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट एडिशन ये लिख दिया, बट 15 एडिशन के बाद यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। ये डिफरेंसेस होता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, बट अलग अलग स्टाइल ये हैं। MLA मतलब मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये लिटरेचर और ह्यूमैनिटी में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जो है वो ऑथर का नाम और पेज लिख दिया जाता है, जैसे क्लॉटर ऑथर का नाम और पेज नंबर लिख दिया। देन आता है हार्वर्ड स्टाइल। हार्वर्ड स्टाइल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज़ होता है। यहाँ पे ऑथर का नाम और ईयर लिखा जाता है। देन सॉफ्टवेयर टूल फॉर रेफरेंसिंग कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, रोक के पढ़ लेना। देन आ जाता है एथिक्स इन अ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में भी आपको कुछ एथिकल और मोरल प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है। अगर जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पेक्ट के साथ सारी चीज़ें कर रहे हो, उसमें फेयर, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्टवर्दी चीज़ें होनी है। देखो पूरी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है प्रॉपर, इसे याद करके चले जाना, यही लिख कर आ जाना। अब आ जाता है कि मीनिंग क्या है एथिक्स का रिसर्च के अंदर। रिसर्च जो है वो डील करती है कि रिसर्च एथिक का मतलब है कि आप जो भी पार्टिसिपेंट्स उस हैं आपकी रिसर्च में, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी रखना, कोई भी हार्म या बाइसनेस नहीं हो रहा है, और लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। की प्रिंसिपल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ना बहुत अच्छे से शॉर्ट में दे दिया ताकि ज़्यादा तुम्हें इतना पढ़ोगे परेशान हो जाओगे, बट लिख के आ जाओगे पेपर में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो फुल्ली अवेयर होने चाहिए कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, आपके स्टडी का पर्पस क्या है, और वो वॉलेंट्रीली आपके साथ आने चाहिए, मतलब खुद की मर्जी से, आपने जोर जबरदस्ती नहीं की है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन मतलब कि आपने फोर्स नहीं किया, पर्सन खुद से आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो रिस्पॉन्डेंट है उसकी आइडेंटिटी को और उसके रिस्पॉन्स को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को बताना नहीं है कि ये किसका रिस्पॉन्स था। देन एन्यूमिनिटी, इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल आइडेंटिटी है, किसी भी पार्टिसिपेंट्स की पर्सनल आइडेंटिटी को आप हटा दोगे ताकि बाद में उसको कोई भी मतलब प्राइवेसी उसकी लीक ना हो। नो हार्म टू द पार्टिसिपेशन, कोई कोई भी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल हार्म नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्डेंट को, कि आपकी स्टडी में जिसने भी हेल्प की है उसे कोई भी फिजिकल, सोशल हार्म नहीं होना चाहिए। देन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपकी रिसर्च जो है वो सही डेटा पे होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स डेटा पे नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपने रिसर्च के अंदर बिल्कुल भी वाइजनेस नहीं रखी है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करा है, और सबको इक्वली जज करके रिपोर्ट बनाई है। प्रॉपर डेटा हैंडलिंग, आपने सिक्योर कलेक्शन, स्टोरेज और यूज़ किया है डेटा को, मतलब जो भी डेटा आपने यूज़ किया है ना, उन जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप ऑफकोर्स आप किसी के प्राइवेसी के थ्रू ही तो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उनकी प्राइवेसी को आपने प्रोटेक्ट करके रखा है, सारे लॉस भी फॉलो करें। एथिक्स इन अ बिजनेस रिसर्च, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया, आप देख सकते हो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिसर्चर की कि वो एथिकल क्लियरेंस जो है वो ले रिलीवेंट अथॉरिटी से,
और जो फंडिंग सोर्स है, कहाँ से उसे पैसा मिला है, वो भी डिस्क्लोज करे। एक्यूरेट और ट्रुथफुल फाइंडिंग जो रिपोर्ट में बताए, सारे कल्चर और सोशल नॉर्म का भी रिस्पेक्ट करे, और और इंश्योर करे कि ये जो रिसर्च है वो बेनिफिशियल है लोगों के लिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही है, किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठा रही है। ठीक है। अब एथिकल कमेटी और गाइडलाइंस है कुछ, जैसे ICMR गाइडलाइन है, बिलॉटमेंट, और ये सारी GDPR गाइडलाइंस वगैरह हैं। अगर आपको ये एक्स्ट्रा है सब कुछ, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये 6 पॉइंट से एक्स्ट्रा है, अगर आपको याद रहते तो बहुत बढ़िया, नहीं रहते तो कोई बात नहीं। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की बिजनेस रिसर्च में, कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स क्लाइंट वगैरह है वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, इंश्योर द क्रेडिबिलिटी, मतलब लोग जो है विश्वास करेंगे कि ये रिपोर्ट वैलिड है, इसको इसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं, कोई लीगल इशू आपको नहीं आएगा क्योंकि आपने सारे लॉ और स्टैंडर्ड फॉलो किए। सपोर्ट द रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, जो एथिकल फाइंडिंग है ना वो एथिकल एक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बिजनेस रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपका ये एम होना चाहिए कि आप सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाओ। इसी के साथ आपकी 5th यूनिट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।